कौन ऐसी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है, और वो गलतियां मैं पहले आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी आपको कड़वी लग जाएं, थोड़ी मेरी बातें बुरी लग जाएं, मैं पहले से उसकी माफी मांग के बैठा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है। पेपर के बाद में जब मैं बच्चों से मिलने गया, एक बच्चा अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के आया, उसने कहा गुरुजी ये वाला सवाल देखिएगा एक बार, हम हड़बड़ाहट में नहीं बना पाए। मैंने उसको 2 मिनट में बताया, डायगोनल का क्वेश्चन था, रोम्बस का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को लेकर के खुश तो हो जा रहे हो, सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, इस बात की भी जरा फिक्र कर लो, तो बात ही कुछ और हो जाएगी। जितना वक्त आपको मिलता है, अगर उसके अंदर में सही रणनीति के साथ में सही टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को सीख करके अगर आप चलोगे, तो मैं आपको कोरे पन्ने पर साइन करके दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो आप नहीं कर पाते। ये यूपी कांस्टेबल आपने इतना सुना, तो भैया असल में यहाँ पर ये नौकरी क्या है जिसको लेकर के, चाहे हमारे योगी गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, वो इतने उत्सुक हैं, वो इतने तेजी से कार्य कर रहे हैं। हमारे बच्चों के मन में एक अलग ही होता है, ठीक है, कि नहीं यार हमको तो यहाँ दीवान जी एकदम बनना है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा पूरा मामला समझाते हैं। देखिए होता क्या है, केंद्र की नौकरियां होती हैं जो एसएससी और बाकी जो कमीशन है उनके माध्यम से पूरा होता है, और जो स्टेट की भर्तियां होती हैं जिनके अंदर में आप यूपीएसआई की बात कर लीजिए, कांस्टेबल की बात कर लीजिए, वो राज्य सरकार के अधीन में होती है। इसमें अगर हम बात करें तो जो स्तर है वहां पर एंट्री करने का पुलिस सिस्टम के अंदर में, वो कांस्टेबल से होता है, और बाकी एसआई तो आप जानते ही हैं। अब थोड़ा सा कांस्टेबल के बारे में जिनको नहीं पता है, मैं यहाँ पर उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर, कि जो मुख्य कार्य हैं एक कांस्टेबल के, वो यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा कांस्टेबल का जो मुख्य कार्य हो जाता है वहीं एफआईआर दर्ज करना, हालांकि पूरी तरीके से इनके हाथ में नहीं होता, अपने सीनियर्स के साथ में मिलकर के ये करवाते हैं। गश्त लगाना हो गया, चूंकि पूरी तरीके से ये नौकरी ग्राउंड ड्यूटी की है, फील्ड ड्यूटी है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि जो है आप पूरी तरीके से जीवन भर डेस्क जॉब आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। कभी थाने में आपको पोस्टिंग मिल गई, कभी फील्ड पर आपको मिल गया, लेकिन 90% ऑफ द टाइम जो होता है वो आपका गश्त लगाने का होता है, जांच में सहायता करने का होता है, भीड़ और ट्रैफिक को पूरी तरीके से नियंत्रण में करना होता है, कागजी कार्रवाई करना होता है, ठीक है, नागरिक सुरक्षा और सत्यापन का होता है। इसमें धीरे धीरे आपके लिंक भी बहुत अच्छे बनते जाते हैं, और अगर आप काम करते हैं डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे तरीके से, कुछ समय के बाद में फिर आपका प्रमोशन भी होते जाता है। तो यानी जीवन भर आप सिर्फ कांस्टेबल के पद पर नहीं रहते हैं, आपका प्रमोशन होकर के और आगे एएसआई तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि प्रमोशन बहुत स्लो है। वेतन की अगर हम बात करें तो जो बेसिक पेमेंट होती है वो 21,700 की होती है, 2000 ग्रेड पे वाली नौकरी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो इन हैंड आपको सैलरी आती है और भी काफी सारी चीजें इसके अंदर में जुड़ जाती हैं, तो 30,000 से 40,000 के बीच में शुरुआती वेतन आपका होता है। और जैसे जैसे आपका समय बीतता है, चीजें बढ़ती हैं वहां पर, तो वेतन भी आपका बढ़ते जाता है, ठीक है। ये पैसे से ज्यादा बाकी चीजों के लेकर के भी आप वाकिफ होंगे वहां पर, कि इसका जो पावर होता है वो कितना होता है। आप अपने क्षेत्र में ही अगर आप यहाँ पर कांस्टेबल में लग जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका रुतबा, आपका ऑरा और बाकी सारी चीजें उसी दिन से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और इसी को लेकर के यहाँ लोगों के मन में काफी ज्यादा जो क्रेज होता है वो होता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं यूपी पुलिस और जीडी, यहाँ पर दो ऐसे पेपर होते हैं जिनको लेकर के काफी उत्सुक होते हैं। दोनों की तैयारी लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ठीक है। गणित में तो बिल्कुल भी बहुत फर्क नहीं है, सेम ही है आपका पैटर्न, मैंने देख लिया वहां पे, ठीक है। बस ये होता है जीडी पारा मिलिट्री फोर्सेस में आपको देता है मौका, तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, बट आप यूपी से बाहर नहीं जाते हैं। ये कहानियां कुल मिलाकर के होती हैं। तो जनरली जो बच्चे जीडी की तैयारी करते हैं वो पुलिस की भी करते हैं, जो पुलिस की करते हैं वो जीडी की भी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक होता है कि भैया जीडी वीडी में हमको नहीं जाना, तो हम खाली पुलिस की तैयारी करेंगे। शैक्षणिक योग्यता जो होती है वो 10+2 के आधार पर होती है, ठीक है। और इसमें जो एज चाहिए वो 18 से 22, और महिला का थोड़ा 18 से 25, मतलब इसमें थोड़ा अगर फैक्चुअल एरर होगा तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, बट डिटेल में कभी रहा तो मैं पूरी तरीके से संपूर्ण इसके ऊपर में जो चर्चा है वो कर लूंगा। अभी आप लोगों का पेपर हुआ है, तो बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि आपके ये 4 विषय होते हैं, ठीक है। ऑफलाइन ये पेपर होता है ओएमआर बेस्ड पे, जहां पर कुल मिलाकर के 150 सवाल 300 नंबर का पेपर आपका ये होता है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर में कहीं पर भी नहीं होता। जीएस के 38 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन होते हैं, गणित के 38 हो गए, तर्क शक्ति के ये हो गए, बट ये 38 नहीं रहता, 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन आपके आते हैं, और जो एक्स्ट्रा होता है वो सारा का सारा रीजनिंग में आपका जुड़ जाता है। यानी यूपी पुलिस में अगर हम बात करें तो रीजनिंग को लेकर के आपका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है मैथ्स के मुकाबले, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ है वो इस बार मुझे जो उम्मीद है वो लगता है कि बहुत हाई जाएगी। आप लोगों ने साफ तौर पर देखा भी होगा इस बार यूपीएसआई में जो कट ऑफ गया वो कितना गया। अब चूंकि आप लोगों ने जाना कि ये नौकरी, आपको पता भी चल गया
कि हाँ भाई इसकी घोषणा हो चुकी है। आपको ये भी पता चल गया कि इसमें पावर कितना, आपको ये भी पता चल गया पैसा कितना, आपको ये भी पता है कि भाई ये आपके लिए कितनी ज़रूरी है। आपको ये भी पता चल गया कि आप इसके लिए योग्य हैं कि नहीं हैं, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से पेपर आपको देने हैं। अब सारा खेल ये होता है कि चलो यार नौकरी के बारे में जान लिया, पैसे के बारे में जान लिया, प्रमोशन के बारे में जान लिया, तो ये नौकरी हमारी खुद की कैसे हो सकती है? वर्दी हमारे कंधे पर खुद पे कैसे सज सकती है, ठीक है? और साथ में कैसे सज सकती है वो तो चलो अलग एक और बात है। कौन ऐसी गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं जिसके कारण उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाता है। इस बार मैंने जो देखा वो क्या देखा, जैसे हम लोगों ने तो अपने एंड पर खूब मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जैसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाने के दौरान बच्चों के अंदर मैं नोटिस किया, फिर उसके बाद में सेंटर पर जाने के बाद मैंने वहाँ पर नोटिस किया और वो गलतियाँ मैं पहले आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहूँगा कि आज के समय अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसके सिलेक्शन के ना होने का कारण जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है। चंद पॉइंट्स के अंदर में मैंने इन बातों को समेटने की कोशिश की है ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ सकें, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, हाई कंपटीशन और कट ऑफ। आज के समय अगर आप देखोगे, ठीक है, तो बच्चों की भी संख्या क्या हो रही है, पोस्ट को देख करके बढ़ रही है। जब पेपर रेगुलर फॉर्मेट में होता है ना, तो सबके मन में ये रहता है कि चलो इस बार का नहीं हुआ तो इसी तैयारी पर अगली बार फोड़ देंगे। तो कंसिस्टेंसी बनी होती है। अगर आप देखोगे एसआई को लेकर के अब 4 साल में पेपर हो रहा है, 5 साल में पेपर हो रहा है, तो वहाँ कुछ बच्चे एकदम जब पेपर आता है तब तैयारी करते हैं। लेकिन जो भर्तियां रेगुलर होती हैं, उनमें बच्चा लगातार फ्रॉम द फर्स्ट डे वहां पर तैयारी कर रहा होता है। इस बार का जैसे पेपर बीता नहीं, अगली बार की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। तो जब तैयारी इस लेवल पर होगी तो कंपटीशन ज्यादा होगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो कट ऑफ भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है? यानी कट ऑफ लगातार हाई रहेगा। एक एक नंबर के लिए इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, एक सवाल के लिए कि हमारा सही है कि तुम्हारा सही है कि क्या सही है, और वो इतने ज्यादा रैंक को ऊपर नीचे कर देता है कि भैया कई लोग लिस्ट में जुड़ जाते हैं तो कई उससे बाहर हो जाते हैं। ऐसे में हमारे चैंपियंस को क्या करना होगा ताकि वो इसको डिकोड कर पाएं, आप लोग हमारे साथियों को क्या करना होगा कि डिकोड करके सिलेक्शन ले पाओ, वो भी हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक? उसके बाद में बदलता परीक्षा का पैटर्न। अब आप बोलोगे परीक्षा का पैटर्न कब बदला, नोटिफिकेशन तो आया नहीं, तो पेपर का पैटर्न कहां से बदल गया? बदला ना, इंटरनली बदला। आपने देखा यहां पर कि होमगार्ड में एसआई के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे और एसआई में होमगार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ऐसे में तैयारी होमगार्ड वाले जो है वो अपने होमगार्ड लेवल करके जाते हैं, बट पेपर आ जाता है एसआई का, और एसआई में 2017 के पेपर को रेफरेंस में लेकर के जाते हैं, और उसके बाद पेपर आ जाता है होमगार्ड लेवल का और कट ऑफ भाग जाता है 7वें आसमान पे। बीच में थोड़ी बहुत धांधली की और बाकी सारी चीजों की भी खबरें आती हैं, ठीक है, जिसकी भी पुष्टि कोई बहुत ज्यादा नहीं कर पाता। हम लोगों ने तो काफी सारे सबूत दिए, लेकिन खैर वो अलग बात है, उसका भी डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। तो जो ट्रेंड है, ट्रेंड कहीं ना कहीं बदलता है ना, तो इसमें जो तैयारी आप करके गए, मान लीजिए कि आपको साहित्य का था कि इस बार साहित्य से बहुत क्वेश्चन आएंगे, सोचिए साहित्य का क्वेश्चन ही नहीं आया होता, तो ऐसे केस में आपसे गलती क्या हो गई, साहित्य पढ़ने के चक्कर में 10 चीजें और जरूरी थी जो आपने नहीं पढ़ा, और आपने विटेज के हिसाब से जानने की कोशिश की। बाकी लोगों ने जो माहौल बनाया आप उसके हिसाब से आप गए और जाकर के वहां चारों खाने चित हो गए। परीक्षा का पैटर्न बदला, और यहां जो महत्वपूर्ण चीज थी सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करके बाकी चीजों को छोड़ देना, और वहां पर पेपर में आप अपना नुकसान बच्चों करके चले आए। तो पेपर के पैटर्न से भी यहां पर थोड़ी बहुत भर्ती में ट्रेंड बदल रहा है। पुरानी स्ट्रेटजी अब काम नहीं करती है, वो पुराना तरीका अब काम नहीं करता है। कभी पेपर इजी तो कभी पेपर डिफिकल्ट, और इस तरह से बच्चों को क्या हो रही है, तो दिक्कतें मेरे भाई यहां पर आ रही है। इसका समाधान यहां पर क्या है, अगर हम इसको लेकर के बात करें तो वो भी हम आएंगे धीरे धीरे करके। अच्छा, एक चीज और है, सिलेक्शन ना होने के इन 2 कारणों के बाद में एक तीसरा कारण और भी है, वो है टाइम मैनेजमेंट की समस्या, ठीक है? देखिए, मैं आपको कुछ बातें कहूंगा, हो सकता है मेरी बातें थोड़ी आपको कड़वी लग जाएं, थोड़ी मेरी बातें बुरी लग जाएं, मैं पहले से ही उसकी माफी मांग के बैठा हूं, ठीक है, कि माफ कर दीजिएगा उस शब्दों के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है, ठीक है? आप लोग सपने इतना बड़ा देखते हो कि हम इसको फोड़ेंगे, लेकिन जब हकीकत स्ट्रेटजी बनाने की आती है, जब पढ़ने की आती है ना, तो आप उस तरह से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करते। जितना वक्त आपको मिलता है, अगर उसके अंदर में सही रणनीति के साथ में सही टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को सीख करके अगर आप चलोगे, तो मैं आपको कोरे पन्ने पर साइन करके दे सकता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन वो आप नहीं कर पाते हो। और क्यों नहीं कर पाते हो? अत्यधिक वीडियो, अत्यधिक चीजें, खाली पढ़ना, खाली पढ़ना, खाली पढ़ना। सिलेक्शन मेरे भाई कभी पढ़ने से होता नहीं, ना पढ़ने ना पढ़ाने से। सिलेक्शन का सबसे पहला नियम है कंसेप्ट को सीखना, दूसरा नियम उसके बाद में है प्रैक्टिस को लेकर के आना, तीसरा नियम उसके बाद में है रिवीजन को करना, और चौथा नियम उसको समेटना। और ये बात एक टीचर, एक मेंटोर नहीं कर रहा है, एक सिलेक्टेड पर्सन कर रहा है जिसने काफी सारी सरकारी नौकरियां निकाली हैं, और आपका तो कांस्टेबल लेवल है, हमने तो इंस्पेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली हैं। हम उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपसे ये बातें कर रहे हैं। आज के समय अगर आप देखेंगे तो जीडी हो गया, कहीं पर हो गया, जितनी परीक्षाओं में काफी सारे मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, हमने उनको इन्हीं गाइडेंस के माध्यम से बताया, और आज के समय बाकियों के मुकाबले कम मेहनत करके वो अच्छी पद लेकर के गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि भाई बस भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, पहले ये पता हो जाना कहाँ है।
किसी ने कह दिया वो अंतिम टारगेट है, तुम पहुंच जाओ, खाली पैर भागे कि यहाँ पर चप्पल पहन के भागे कि जूता पहन के भागे, बगल में साइकिल बाइक रखी थी उस पर चढ़ के जाना था, ये तुमने पूछा ही नहीं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट वही टेक्निक है। आप अगर सही तरीके से पेपर देने जा रहे हैं, आपके सामने मिक्स क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बात पता है कि आपके सामने रीजनिंग के सवाल हैं, गणित के सवाल हैं, आपके सामने जीएस के सवाल है, हिंदी के प्रश्न है। अब ऐसे में पहले किसको अटेम्प्ट करना है, नहीं करना, उसके बाद में वहां पर जो सवाल बड़ा दिख रहा है उसको छोड़ करके क्या हम आगे बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। मजे की बात यहां पर यह है कि ओएमआर जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है, सारे सवालों को आप एक साथ देख सकते हो। तो एक साथ देख सकते हो तो बड़ा छोटे समय के अंदर में आप वहां पर इंस्टेंट जो है वो ये डिसाइड कर सकते हो कि हमें किसको बनाना है, हमें किसको छोड़ना है और कैसे क्या करना है। तो ये पूरा पूरा टाइम मैनेजमेंट का पार्ट होता है। पेपर के बाद में जब मैं बच्चों से मिलने गया, एक बच्चा अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के आया, उसने कहा गुरुजी ये वाला सवाल देखिएगा एक बार, हम हड़बड़ाहट में नहीं बना पाए। मैंने उसको 2 मिनट में बताया, डायगोनल का क्वेश्चन था, रोम्बस का, समचतुर्भुज का, कि ये तो ऐसे बन जाएगा। बोला सर पेपर में दिमाग काम नहीं किया। हम बोले काहे दिमाग नहीं काम किया? अरे सर शुरू में ही इतना बड़ा बड़ा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि बाद में हमको लगा ये भी क्वेश्चन बहुत टफ होगा। अब ये कहानी है वहां पे। तो ये किसका भाग है? ये टाइम मैनेजमेंट का है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य जो था ना, वो जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय तो मैंने ज्यादा चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि आप भटक जाते अपने राह से, आप बोलने लगते सर तरीका बताओ क्या होगा, तरीका बताओ क्या होगा, और उस समय लिटरली बताता तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। भाई मेहंदी भी अपना रंग लाने के लिए रात भर का समय लेती है, तुम कहो कि 10 मिनट के अंदर में रंग लेकर के आ जा, संभव नहीं है। तो सिलेक्शन भी लाने के लिए 5-6 महीने का तो वक्त लेगा ही लेगा। ऐसा नहीं होगा वहां पर कि तुम 2 मिनट के अंदर चाहो, 4 दिन के अंदर चाहो तो वो हो पाएगा, संभव ही नहीं है। इस बात को लेकर के ध्यान चलो। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाना और सही बनाना, ये सबसे जरूरी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को लेकर के खुश तो हो जा रहे हो, सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, इस बात की भी जरा फिक्र कर लो तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट की जो सही टेक्निक होगी कि मैथ्स में कैसे समय लगाना है, रीजनिंग में कैसे समय आपको देना है, तो ये एक विषय का टीचर ये कभी भी आपको बता ही नहीं पाएगा। ये पूर्ण रूप से आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर अपने अपने जब सब्जेक्ट में बताएंगे तो कलेक्टिव एफर्ट होगा, तब जाकर के आपका उसके अंदर में हो पाएगा। तो इसके भी हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। सिलेबस की सही समझना होना, इस बात से मैं बहुत दुखी हूं। यकीन मानिए मेरे भाई, यहां पर आज के समय मैंने देखा कि जैसे गणित की अगर मैं अपनी विषय की बात करूं तो बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं वहां पर गणित पढ़ा रहे हैं, शानदार पढ़ा रहे हैं, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जो पेपर में आना चाहिए वो ना पढ़ा के सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम जिंदगी में टाइम एंड वर्क में ए इतने दिनों में करेगा, बी इतने दिनों में करेगा, सी इतने दिनों में करेगा, मिलकर कितने दिन में करेंगे, इससे बाहर कभी आ ही नहीं पाए। और क्या लगता है कि यहां पर ठीक है कांस्टेबल लेवल का पेपर है, मैं मानता हूं इस बात को लेकर के कि हाँ भाई कांस्टेबल लेवल का पेपर है, थोड़ा आसान आएगा, लेकिन आपने तो होमगार्ड में कहानी देखी ना। होमगार्ड लेवल का पढ़ाने के बाद में बच्चा पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हमको यही पढ़ के जाना पड़ेगा, और अंत में भुक्तभोगी बच्चा होता है। मैं शुरू में तुमसे 2-4 बातें सुनना पसंद करूंगा कि मास्टर थोड़ा इरेलीवेंट पढ़ा रहा है, थोड़ा टफ पढ़ा रहा है या थोड़ा कैलकुलेटिव पढ़ा रहा है, लेकिन इतना जरूर याद रखना, सेंटर के बाहर निकलोगे तो मुस्कुराते हुए तुम ही होगे, कोई और नहीं होगा। आज के समय अगर आप देखो तो कोई भी वीडियो मेरी उठा करके देखो, किसी बच्चे से आप पूछो 17 दिन 17 मैराथन में जो हमने पढ़ाया, अनुराग सर ने पढ़ाया, पूरी टीम ने पढ़ाया, शान से ही बच्चा कह सकता है कि यार इस टीम का जो कंटेंट था वो सबसे ज्यादा रिलेवेंट था, कम समय के अंदर में सबसे ज्यादा अगर पेपर फंसाने का काम किया था तो विद्याग्राम टीम ने किया था। और यही हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है भाई, हमें नहीं पढ़ाना 20-20 घंटे, 25-25, 26-26 घंटे, और अगर पढ़ाएंगे भी या कम भी पढ़ाए तो भी एक ही बात के साथ में जाएंगे कि हम खुद पहले अपने आप को अपडेट रखें, हमें पहले सिलेबस की सही समझ हो ताकि हम बच्चे को गाइड कर पाए, क्योंकि बच्चा पूरी तरीके से अपने आप को हमें समर्पण कर चुका होता है। गुरुजी आप जो बोलोगे ना हम वही करेंगे, और पता चले कि टीचर को ही खुद नहीं पता कि कैसे ट्रेंड बदल रहा है, कैसे सिलेबस बदल रहा है, कैसे क्वेश्चंस के लेवल बदल रहे हैं, वही पुराने घिसे पिटे तरीके। दूसरा भाई, हम व्यूज देख के कभी नहीं पढ़ाते। मेरी अगर करोगे ना भाई, मैं 500 बच्चे भी अगर मुझे देख रहे होंगे मैं तब भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं वही पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएगा। मेरे लिए मायने ही नहीं रखता है कि क्वेश्चन में आसान लेकर आऊं या टफ लेकर आऊं, जो रेलिवेंट होगा वो लाऊंगा। प्रैक्टिस सेट भी मैंने 2 करवाए थे पेपर के पहले, आपने देखा होगा। एक बहुत आसान लेवल का रखा था जो ये बताने के लिए कि देखो ये हो रहा है, और दूसरा वाला आपको ये कहा था कि अगर पेपर ऐसा आया तो तुम फोड़ सकते हो। और यहां पर मुझे इस बात की खुशी हुई कि जब पुलकित सर एक सेंटर का रिव्यू ले रहे थे तो बच्चे ने कहा वो 2 प्रैक्टिस सेट अपने आप में ही काफी था। ये बात दर्शाता है कि हाँ भाई, आप कंटेंट पर अगर काम करके जाओगे तो बच्चे को भी धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी। तो आपके साथ में सिलेबस की नहीं समझ होना, सही नहीं होना। ठीक है, टेस्ट भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, वीडियो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे है, तो पूरा पूरा इकोसिस्टम एक ही तरीके से चल रहा है। आप पूरी तरीके से उसी डायरेक्शन में वहां पे जा रहे हो, और जा रहे हो तो दिक्कत यहां पर ये हो रही है कि आप मान चुके हो कि जो है वो यही सत्य है, और उसमें परेशानी होता है जब वहां पर थोड़ा सा पेपर का पैटर्न बदलता है, फिर हाथ जोड़ते हुए लोग मिलते हैं, जी नहीं आया, माफ करिएगा इस बात को लेके। लेकिन वहां पर जवाब कौन देगा?
किस तरह से होगा यहाँ पर कि जो तुम्हारा वक्त चला गया। तो मैं शुरू से इस बात की ये लेकर के चलूं कि नहीं यार, अगर ये चीज है, अगर ये बदलेगा, अगर ऐसी चीजें होंगी, हम शुरू से ही आपको बता दें कि भाई देखो मेहनत तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, हम भी प्रिपेयर हो जाएंगे, तो मिलकर के मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंसिस्टेंसी की कमी। ये दोनों तरफ से होता है, दोनों पक्षों में होता है। टीचर्स की तरफ से में भी होता है कि वो भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाते अपनी क्लासेस में, और बच्चों की तरफ से में भी होता है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो कंसिस्टेंसी वाली पॉइंट है, कुछ कह रहे हैं आप, ठीक है। कंसिस्टेंसी में आप लोग तो जीत जाते हैं, जब पेपर का समय आता है उस समय तो आप हद लेवल के कंसिस्टेंट होते हैं। लेकिन मेरी माँ हमेशा एक कहावत कहती है कि जब प्यास लगे ना तब कुआं खोदो तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने खाने पीने का सारा जुगाड़ पहले से लेकर के बैठा हुआ हो, ठीक है। अंत समय में आप ये सोचते हैं ये वाला वीडियो 500 प्रश्न वहां दिया गया है, जाकर के एकदम से देख लो। हमारे अंकित सर एकदम लगाते हैं 500 प्रश्न 4 घंटे के अंदर में। हम कहे मास्टर साहब पढ़ा तो दोगे, बच्चा पढ़ भी लेगा वहां पे, ये बताओ याद रहेगा उसको? कहते हैं अरे गुरुजी कांस्टेबल वाले बालक बड़े तेज हैं। लेकिन इस बार हम अंकित सर से कहेंगे ये 500 प्रश्न जो है आप कम से कम 2 महीना पहले कराओ, और अंत में वहां पर ये लिखवाओ कि 500 प्रश्नों का रिवीजन। समझ में आ रहा अंकित सर? ठीक है। अब अंकित सर बोलेंगे हमको बोल दिए, बताइए। नहीं सर, इस बार टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला था ना, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बार हमें बच्चे को पूर्ण रूप से ये पहले बता करके चलना पड़ेगा। मैं इसी बात के लिए उनको ये बात कह रहा हूं कि जो कंसिस्टेंसी की कमी है, ठीक है। आप लोग एंड में तो बहुत कंसिस्टेंस रहते हो, बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, लेकिन आप शुरू में कंसिस्टेंट नहीं रहते, और नहीं रहते तो मुझे लिटरली बताऊं, मैं देख करके इसको दुखी होता हूं कि यार क्या ही है ये, बताओ क्या ही कर रहे हैं बच्चे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अंत में घोटने के चक्कर में लगे पड़े हैं। लेकिन ये बात समझना पड़ेगा कि मेहनत करनी है तो शुरू से करनी है, रणनीति रखनी है तो शुरू से रखनी है, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे वो प्रैक्टिस की हो, चाहे कोई भी चीज की हो, लेकिन स्टार्टिंग से। जीतता वही है जिसकी रणनीति पहले हो। अंत समय वाले को उतना ही मिलता है जितना जीतने वाले छोड़ के चले जाते हैं, ध्यान रखिए इस बात का। और छठा उसके बाद में आ जाता है फाइनेंशियल और आर्थिक तंगी, और मतलब ये कि पैसे बहुत ज्यादा नहीं होने के कारण आप सही कंटेंट पर नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो सही किताबें हो, चाहे वो सही कंटेंट हो, ठीक है, या सही वीडियोस हो। और कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल रिसोर्सेज भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। फाइट 100 रुपए में ये चीज है, 11 रुपए में ये चीज है, 200 रुपए में ये चीज है, 500 रुपए में ये चीज है, ले सब का बटोर के रखो मोबाइल के अंदर में, ठीक है। कम से कम 10 गो टेलीग्राम तो ज्वाइन करके रखोगे। फलाने वाले मास्टर ने कहा है कि इसके बाहर क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा, वो भी डाउनलोड करेंगे हम। उन्होंने कहा था जी रीजनिंग में तो इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, वो भी होगा, ठीक है। मैथ के एक वीडियो में संपूर्ण मैथ खत्म, तो ये भी हमको पढ़ना है। देखिए सारी चीजें अंत में काम आती हैं, और तब आती हैं जब पहले से आपकी जड़ें मजबूत हों। इनमें कहीं पर कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मेरे भाई गलत कहां हो जाता है, आपने पहले से अपनी चीजों को नहीं पढ़ा, ठीक है। जिस घर की अगर नींव मजबूत होती है ना, तो उसके ऊपर जितने माले आप बना सकते हो आप उतना बनाओगे, तो मकान कभी ढहेगा नहीं। आपने अगर नींव मजबूत नहीं की बच्चों, और उसके बाद में अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट फ्लोर बहुत मजबूत बना लेंगे, सेकंड मजबूत बना लेंगे, तो गारंटी कहता हूं उसका गिरना तय होगा। तो कंटेंट का भी बहुत ज्यादा एकदम बाढ़ आना भी वो अपने आप में एक नुकसान है। सीमित चीज पढ़ना है, इसी इतने को पढ़ना है, और उसको बार बार पढ़ना है, उसकी अभ्यास बार बार करनी है। आप ऑटोमेटिक देखना कि किसी भी प्लेटफॉर्म का आप मॉक टेस्ट दे करके देखोगे तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो कुछ कमियां हैं बच्चों के अंदर में है, अब इसका समाधान यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। एक एक करके मैं आपको इसका समाधान बताऊंगा। देखिए ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम लोग समझे कि एक कोई ऐसी वीडियो आ जाए जिसके माध्यम से हम ये देखें और गणित हमारा पूरा समाधान हो जाए, हम पूरा गणित पढ़ ले, वहां पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो से जीएस का समाधान हो जाए, संभव नहीं है। सीरीज जो होती है ना, कभी भी वो प्रैक्टिस कराने के लिए होती है। सीरीज अंतिम समय में देखिए, अब मान लीजिए टाइम एंड वर्किंग हम पढ़ा रहे हैं भाई, जब आप शुरू करते हो तो हम बहुत बेसिक से लेके चलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा एडवांस, थोड़ा और एडवांस। लेकिन जब अंत समय आता है ना, तो हमारे पास भी वक्त नहीं हो पाता कि इसके अंदर कई और तरीके हैं, ठीक है, जिससे इस सवाल को बनाया जा सकता है। तो मैं वो सारे तरीके आपको समझा पाऊं, नहीं होता है वो वक्त। उस समय एक क्वेश्चन को सिर्फ एक ही अप्रोच के माध्यम से मुझे बताना पड़ता है, मेरी मजबूरी बन जाती है। लेकिन आज अगर मेरे पास में 6 महीने, 7 महीने, साल भर का वक्त है, आपके पास में वो वक्त है, तो हम दिल खोल करके पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन पहली बात हो जाता है पढ़ना, दूसरा हो जाता है प्रैक्टिस, तीसरा हो जाता है रिवीजन। और ये 3 अलग अलग जो भाग होते हैं सही तरीके से अगर आपको मिले तो आपकी बात बन पाएगी। इन्हीं तीनों भागों को लेकर के हमें बहुत वक्त चाहिए होगा, ठीक है, आपको हम सारी चीजों को गाइड कर पाए। तो इसी के लिए हम लोग जो है लेकर के आए हैं आपका यूपी पुलिस का मेरे भाई मिशन वर्दी बैच।
तो मेरे भाई मिशन वर्दी बैच ही क्यों यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि इस बैच के अंदर में मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे पहले जो कट ऑफ का समाधान है हम वो करेंगे। दूसरा, जैसे मान लीजिए ओवरलोडेड ये कंटेंट जो बहुत ज्यादा बिखरा जा रहा है उसको हम लोग थोड़ा समेट करके सही तरीके से रेलिवेंट और ऑथेंटिक कंटेंट देंगे। और सबसे ज्यादा अपडेटेड होगा, आपने मेरे जीडी के ही बैच में देखा होगा 2026 का भी आंसर किया है, 20 दिन हुआ है और पहली क्लास में ही हमने 2026 के क्वेश्चन आपको करवाए। ऐसे ही बाकी विषय के अंदर में भी आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमारी सभी लोगों से बात है, अंकित सर हमें जो है पूरा टैग के साथ में कराना है, जो भी नया सवाल हो गया मोहित सर सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारा पहले डिस्कशन हो चुका है सारे विषय के अंदर में। ठीक है, तो ये संपूर्ण हम लोग बढ़िया से करने वाले हैं और एक ही बैच के अंदर में कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। वीडियो इसके अंदर में आपको लाइव भी मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए जब लाइव हो गया तो उसके बाद में आप उसकी रिकॉर्डिंग कई बार देख पाओगे। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होंगी उसका जो डिजिटल नोट्स होता है बच्चों वो पूरी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होती हैं बढ़िया तरीके से उसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ में एप्लीकेशन में हर एक चैप्टर का मेरे भाई आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है वो लाइव टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से कम फीस के अंदर में सारी सारी चीजें आपके लिए ये हो पाएंगी। ठीक, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि पूरा पूरा जो ये इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में क्या मिलने वाला है। ठीक है, जब आप बैच लेंगे तो बैच के अंदर में आपको डेली क्लास मिलेगा, डेली लाइव क्लास आपको मिलेगा। उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवाल भी आपको मिलेंगे अलग से। फिर उसके बाद में जो हम नोट्स देते हैं वो नोट्स भी हम आपको दे देंगे ताकि इससे आपका जो समय है वो बच पाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा तो उसके बाद में उसका मिनी मॉक भी आपको मिल जाएगा। हर हफ्ते जब 60 से 70% आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके लाइव टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब आपका 60 से 70% सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप मॉक देंगे तो उसकी आके एनालिसिस हम करवा पाएंगे। और साथ के साथ हर विषय में उसकी स्ट्रेटजी वीडियो ये भी हमारी हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे केस में आपका अगर देखोगे तो 120 मिनट में यहां पर ये वाला जो है ये पूरी तरीके से आपका समाधान हो जाएगा। अब जो ये बैच की फीस है बच्चों, ठीक है, ठीक है, अब ये बैच की फीस हमारी कितनी है तो मैं आपको यहां पर बता दूं, टाइम टेबल भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर में मैं आपको डिस्कस कर लूं, कुछ इस तरह से टाइम टेबल अपना होने वाला है। करंट अफेयर में सुबह 7 बजे आपको जो है यहाँ पर शुभम मैम पढ़ाएंगी। हिस्ट्री में पहले आपको हिस्ट्री के साथ शुरुआत करेंगे 8 बजे। मैथ्स में दो चीजें हैं, बहुत डबल बेनिफिट आपको मिल रहा है मैथ्स के अंदर में। एक तो पूरा का पूरा हम सारा सिलेबस यानी मैथ्स का पूरा पूरा वीओडी बैच जो मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो हम आपको पहले ही दे देंगे और उसके बाद में जो मैथ्स का लाइव सेशन होगा वो मैं और अनुराग सर दोनों मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को यहां पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, दोनों के दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे, ये नहीं है यहां पर कि जीडी में क्या है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, यहां पर दोनों लोग पढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर जो है मैं पढ़ा दूंगा, कुछ टॉपिक ये, क्योंकि मेरा तो पूरा का पूरा वीओडी तो आपको मिल ही जा रहा है। तो कोई भी चैप्टर अगर आपको मेरा देखना है तो वीओडी से आप पढ़ ही लोगे। यहां पर आपको मेरे भाई दोनों लोग मिलकर के पढ़ा पाएंगे क्योंकि मेरे लिए क्लासेस जो है बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। ठीक, ऐसे उसके बाद में रीजनिंग में आपका पुलकित सर का हो गया, हिंदी में आपके मोहित सर हो गए, साइंस में आपकी आरती मैम हो गई, पॉलिटी ज्योग्राफी आपके दीपक सर हो गए और फिर यूपी जी और स्टैटिक आपके यहाँ पर अंकित सर हो गए। कुछ इस प्रकार से आपका टाइम टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक, अब ये पूरी की पूरी टीम जब आपको इतना पढ़ाएगी जिसके लिए उनको कंटेंट भी अपने आप को अपडेट करके चलना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो बच्चों यहाँ पर एक फीस बहुत ज्यादा भी हम नहीं कर सकते, हमें आपकी भी परेशानी पता है, और बहुत कम भी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो बैच है आपका वो 24 जून से आ रहा है। ठीक है, 24 जून के बाद में आपको 3 दिन का डेमो मिलेगा और वो यूट्यूब पर मिलेगा। ठीक है, तो 24, 25, 26, तो यानी आपका जो फीस रहेगा मेरे भाई यहाँ पर 26 तारीख तक कोई और फीस रहेगा जब तक डेमो चलेगा, और 27 तारीख से जो फीस रहेगा वो अलग रहेगा। 27 तारीख तक बच्चों जो फीस रहे 27 तारीख के बाद में जो फीस हो जाएगी आपकी वो इस बैच की हो जाएगी 799, ये हमारे सामने हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लॉन्चिंग जब भी हम लोग कोई चीज की करते हैं वहां पर, ठीक है, तो हमेशा उसकी फीस ऐसी रखते हैं ताकि बच्चे वहां पर जुड़ पाए। ठीक, तो लॉन्चिंग के लिए मेरे भाई यहाँ पर 26 तारीख तक आप लोगों की जो फीस जो हमने जीडी में दिया था वही हम आपको यहाँ भी दे देते हैं 399, ये क्लियरली है। ठीक है, तो 26 तारीख तक जो फीस रहेगी वो 399 पूरी टीम की रहेगी और 26 के बाद में 27 तुरंत यहाँ पर जो होगा वो 799 हो जाए। तो ये हमारे सामने है कि 26 तारीख तक जो है वो 399 रहेगा और 27 से हमारी 799 हो जाएगी। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि 99 में कर दीजिए, बहुत बढ़िया, अरे फ्री कर देते हैं, काहे टेंशन लेते हैं आप लोग, क्योंकि कई बार है ना चीजें खाली आपको ये चाहिए, आपको ये नहीं समझ में आता है कि जो आप लाइब्रेरी का एक पूरे 2 शिफ्ट भी आप ले ले, 3 शिफ्ट भी आप ले ले, तो लाइब्रेरी की फीस ही आप वहां पर जो है 600 रुपए 700 रुपए महीना आप देते हैं। आप बिल्कुल भी इससे भी ज्यादा देते नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो फिर भी कम है। तो एक लाइब्रेरी के फीस से भी लगभग उसके आधे कीमत में, जितने का आपका रूम का किराया नहीं है, जितने का आपका लाइब्रेरी का फीस नहीं है, जितने आपकी बाकी चीजें नहीं है बच्चों वहां पर, उससे भी कम फीस के अंदर में हमने ये बात कह दी है। ठीक है, और आप इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं और ये लिमिटेड एडमिशन हम लोग इसके ऊपर में ले पाएंगे, उसके बाद में आपकी फीस जो है वो 799 आपकी हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी बातें थी और इसको फीस को लेकर के अब कोई दोबारा डिस्कशन इसके ऊपर में नहीं है।
ठीक है, जितना करना था हमने बच्चों उतना कर दिया है, ठीक है। और मेरी जो है इसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि 99 का मेरा मैथ्स का ऑलरेडी वीओडी जो बैच आता है, अब वो नहीं आएगा, वो आपको मिलेगा इसी के अंदर में, ठीक है। जो मेरा 99 का मैथ्स का वीओडी बैच होगा उसकी एडमिशन मैं बंद करवा दूंगा और वो अब आपको इसी कोर्स के अंदर में ही मिलने वाला है और बाकी टीम मिलने वाली है।